हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, ये टॉपिक जो होगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्जाम में अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कौन सा? उद्देशिका या प्रस्तावना। उद्देशिका प्रस्तावना क्या होती है? जो भी व्यक्तियों के, जैसे कि मान सकते हो कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें जो व्यक्तियों के आदर्श हैं वो प्रस्तावना में सजोए गए हैं। ठीक है, तो उद्देशिका, इसे हम उद्देशिका भी कहते हैं और इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है, उद्देशिका का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा का गठन की बात चल रही थी और उसमें वो तब उन्होंने दिया था। और संविधान सभा ने कब माना था उसको? वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने वो उद्देश्य प्रस्ताव कि हाँ, एक उद्देश्य या एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो कब माना था? तो 22 जनवरी 1947 को। और किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को दिया था। आपको ध्यान रखना है। और हमारा संविधान कब बन के पूर्ण हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा संविधान जो अंगीकृत हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हुआ था, मतलब बन के कंप्लीट हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान की उद्देशिका जो होती है, जैसे कि सत्ता स्रोत होता है, राज्य सरकार का स्वरूप इसमें होता है, राज्य सरकार की जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है, वो संविधान की उद्देशिका में होता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो एंड तक, अगर आपने ये वीडियो पक्की देख ली ना, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, अगर भारत की प्रस्तावना से कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है ये कहाँ से ली गई है। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका से ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। आपको ध्यान रखना है, दो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि प्रस्तावना, तो आप अमेरिका लगा देंगे, अगर प्रस्तावना की भाषा है तो आप ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि उद्देशिका जो होती है भारत के संविधान का सारांश, दर्शन व आदर्श होती है। ठीक है, हमारे संविधान में उद्देशिका एवं लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके महत्व, उद्देशिका के महत्व। उद्देशिका के क्या क्या महत्व हैं? तो एनरी वेरुवाड़ीवाद ने 1960 में, जो वहाँ का हाईकोर्ट था, उसने स्पष्ट किया कि उद्देशिका जो होती है संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी होती है, कि उनके मन में क्या क्या विचार थे, उनको जानने की क्या होती है? कुंजी होती है। क्या? कौन सी? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, अगर संविधान में कुछ भाषा स्पष्ट है तो संविधान के निर्माताओं से आश्रय समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। तो एंड्रू बड़ूवाद ने क्या कहा 1960 में कि जो संविधान की प्रस्तावना होती है, जिन्होंने निर्माता थे, जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिन्होंने, उनको जानने के, उनके मन के विचारों को जानने की कुंजी होती है भारत की प्रस्तावना। ठीक है, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने 1966 में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की मूल आत्मा बताया और इसे अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत बताया। ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने क्या बताया कि जो भारत की उद्देशिका है वो संविधान की मूल आत्मा है और अपरिवर्तनीय तथा शाश्वत है। ठीक है, ये बताया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ने। ठीक, अब हम देखते हैं उद्देशिका के प्रमुख बिंदु। जैसे कि हमारी उद्देशिका क्या क्या है कि हम भारत के लोग, प्रभुता संपन्न समाजवाद, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य है। ये सारी चीजें क्या हैं? तो हमारे उद्देशिका के पहले शब्द क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या? हम भारत के लोग। तो हमारी जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? किस पॉइंट से होती है? हम भारत के लोग। तो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि हमारी संविधान,
हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, तो यह स्पष्ट करता है कि भारत के लोग संविधान का मूल स्रोत हैं, जो जनता की समझ शक्तियों का केंद्र बिंदु है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कि जनता की जितनी भी समझ शक्तियां हैं ना, उनका केंद्र बिंदु है हमारा कौन? उद्देश्य का। ठीक है, जनता की मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है वो किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है कि सरकार समस्त आंतरिक एवं बाहरी निर्णय स्वयं लेगी, किसी भी विदेशी संस्था का हस्तक्षेप या दबाव या नियंत्रण स्वीकार नहीं होगा। मतलब जो सरकार होगी वो अपने जो अंदर के मामले होंगे, चाहे किसी राज्य से रिलेटेड हो या किसी भूमि से रिलेटेड हो, वो सरकार अपना आप स्वयं लेगी। किसी भी बाहरी, जैसे किसी बाहरी देश से, किसी बाहरी राज्य से, उसका क्या लेगी? उसका हस्तक्षेप अनिवार्य नहीं हो सकता। ठीक है, सरकार को स्वयं या संसद को स्वयं निर्णय लेना होगा इस बारे में। यह कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में। ठीक है, उसके बाद आता है समाजवाद। ये पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं। ठीक है, तो यह शब्द जो था समाजवाद जो था मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। समाजवाद से तात्पर्य है कि समाज में सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को दूर करना। किसमें कहा गया है? समाजवाद में। कि समाज से तात्पर्य है कि समाज में जो सामाजिक और आर्थिक विषमताएं हैं उनको क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है? समाजवाद के अंतर्गत आता है। ठीक, उसके बाद आता है पद निरपेक्ष। यह भी क्या था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसके अनुसार भारत में राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहेगा। सरकार ना तो किसी धर्म का विरोध करेगी और ना ही किसी धर्म को क्या करेगी? समर्थन करेगी। इसलिए क्या कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, ना तो हम किसी धर्म का विरोध करते हैं और ना ही किसी धर्म का समर्थन करते हैं। नंबर 4 आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। मतलब जो भारत का संविधान में क्या है? जनता का ही शासन है। जैसे कि अनुच्छेद 326 में 18 वर्ष की जो आयु के लोग होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है? अपना मताधिकार से सरकार चुनने का अधिकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं गणराज्य की। गणराज्य मत तात्पर्य उस व्यवस्था से है जहां राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि अनुवांशिक। मतलब हमारे जो देश में क्या होता है कि राज्य हमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, ना कि अनुवांशिक होते हैं। मतलब पहले से जिसकी बाप राजा था उसका बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? निर्वाचित होकर क्या बैठते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 1 की, जिसमें जैसे कि हमें पता है कि संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आज हमारा क्या होगा? पहला भाग होगा। पहला भाग क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहला भाग के अंतर्गत क्या कहता है कि संघ मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी और उसका राज्य क्षेत्र। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक के अंतर्गत आता है। क्या? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। एग्जाम में काफी बार पूछा गया कि भाग 1 क्या है, तो आप लगा देंगे कि संघ और राज्य उसका राज्य क्षेत्र क्या है? भाग 1 के अंतर्गत आता है और यह 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। मतलब इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र संविधान की पहली अनुसूची में भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 क्या है, तो आप लगाएंगे कि भारत राज्यों का संघ है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को भारतीय संघ में नए राज्य के प्रवेश तथा उसकी स्थापना करने का अधिकार है।
क्या अधिकार है संसद को अनुच्छेद 2 के अंतर्गत? कि संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है। तो यह अधिकार है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? कि भारतीय संसद नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं के उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। मतलब नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनके नामों में, उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के नामों में परिवर्तन कर सकती है, किंतु भारतीय संसद को किसी राज्य क्षेत्र को या भारतीय संघ से अलग करने का अधिकार नहीं है। मतलब हम एक जरा सी भी इंच भूमि किसी को अलग नहीं कर सकती कि ये भारत से अलग कर दी, या हमने किसी को दान में दे दी, किसी पड़ोसी देश को दान में दे दी, यह अधिकार संसद को भी नहीं है। ठीक है, यह था हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 के अनुसार यह उपबंध है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आता है ये। अब हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन, कि राज्यों का किस किस टाइम पुनर्गठन हुआ। तो पहला हम देखते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। मतलब पहले क्या हुआ कि भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित कौन सा हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, तो आप लगाएंगे आंध्र प्रदेश। और कब गठन हुआ इसका? 1 अक्टूबर 1953 को। तो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट है हमारा 1 दिसंबर 1963 को असम से पृथक होकर नागालैंड राज्य बनाया गया, और यह 16वां राज्य बनाया गया था। तो कब बनाया गया? 1 दिसंबर 1963 को क्या हुआ? असम से पृथक होकर नागालैंड राज्य बनाया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागालैंड राज्य कब बनाया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को। फिर आता है 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ? भाषा के आधार पर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ और चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ क्या हुआ? अलग अलग हुए 1 नवंबर 1966 को। कब, किस टाइम हुए? भाषा के आधार पर हुए थे। पंजाब अलग से, पंजाब से हरियाणा निकला था। ठीक है, मतलब हरियाणा किससे निकला था? पंजाब से निकला था। फिर चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, पंजाब का अगर हाईकोर्ट देखें तो चंडीगढ़ है, हरियाणा का भी हाईकोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ है। ठीक है, तो इन दोनों की कैपिटल भी, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ में 18वां राज्य बना। तो 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 21 जून 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को क्या दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो आप लगाएंगे 21 जनवरी 1972 को। फिर क्या होता है? 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो भारत का 22वां राज्य कौन बनाया गया? सिक्किम बनाया गया। किस संविधान संशोधन से? 36वें संविधान संशोधन से। और कब? 26 अप्रैल 1975 को। ठीक है, याद रखना है आपको, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। सिक्किम राज्य 20 फरवरी 1987 को मिजोरम जो था, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश से क्या हुआ? मिजोरम जो था पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को। फिर क्या होता है? 30 मई 1987 को गोवा भारतीय संघ में शामिल किया गया और यह 25वां राज्य बनाया गया था। 30 मई 1987 को कब बनाया गया? 30 मई 1987 को गोवा जो था भारतीय संघ का राज्य बनाया गया। ठीक,
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तथा 26वां राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तथा 26वां राज्य बनाया गया। कौन सा? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है कि 20 फरवरी 1980 से क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम अलग हुआ। फिर 30 मई 1980 को गोवा भारतीय संघ में शामिल हुआ। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तथा 26वां राज्य बनाया गया। फिर क्या होता है? 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड का अलग हुआ। ठीक है, तो यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ तथा राज्य कब बना? तो 9 नवंबर 2000 को। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। फिर 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग हुआ या सर्जन हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी कब अलग हुआ, उत्तराखंड कब अलग हुआ यूपी से? तो 9 नवंबर 2000 को। तथा बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को। और आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का कब सर्जन हुआ? तो 2 जून 2014 को। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये जो अभी रिसेंटली हुए हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और क्या लद्दाख, इस तेलंगाना को काट देना, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग राज्य बनाए गए। ठीक है, कौन कौन से बनाए गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब बनाए गए? 31 अक्टूबर 2019 को। फिर 26 जनवरी को दादर नगर हवेली व दमन द्वीप का विलय हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को। तो इस टाइम जो भारत में राज्य हैं वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब मूल संविधान था तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राज्यों के नामों में परिवर्तन कब कब हुए और किसके राज्य में नाम परिवर्तन हुआ। तो हम पहला देखते हैं कि सबसे पहले जो था संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर 1950 में उत्तर प्रदेश रखा गया था। तो सबसे पहले जो नाम बदला गया था वो यूपी का बदला गया था। यूपी का पहला नाम जो था संयुक्त प्रांत था। फिर 1950 में जो था इसका नाम चेंज कर क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। संयुक्त प्रांत जो मिलकर बना था वो आगरा तथा पश्चिमी अवध को मिलाकर क्या बनाया गया था? संयुक्त प्रांत बनाया गया था। फिर इसका नाम 1950 में क्या, जब देश आजाद हुआ तब इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला नाम क्या था, तो वो था संयुक्त प्रांत। फिर 1969 में मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया? तमिलनाडु रखा गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 1969 में मद्रास का क्या नाम बदल कर रखा गया, तो आप लगाएंगे तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, फिर 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या रखा गया? कर्नाटक रखा गया। कब रखा गया? 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। 1973 में ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमन द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया। 1973 को क्या रखा गया? लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमन द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? लक्षद्वीप रखा गया 1973 को। फिर 1992 में संघ शासित प्रदेश का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर रखा गया। ठीक है, जो 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1991 के द्वारा रखा गया था। कब रखा गया था? 1992 में। ठीक है, संघ शासित प्रदेश का नाम जो दिल्ली थी हमारी राष्ट्रीय राजधानी, इसका नाम बदलकर एनसीआर रखा गया मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। ये 73 आप काट देना और यहां पर अपने नोट्स में लिख देना 69वें संविधान संशोधन 1991 के अंदर क्या बनाया गया? इसका दिल्ली का नाम बदलकर रखा गया। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल को उत्तराखंड का नाम दिया गया। कब दिया गया? 1 जनवरी 2007 को। ठीक है, तो ये थे हमारे राज्यों के नाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अच्छी तरीके से लाभ उठा पाएँ। एक हम MCQ भी लेके आएंगे जो कि पॉलिटी से होंगे और पूरी पॉलिटी के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो सारे उस वीडियो में कवर हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।